हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमएसपी मिशन सक्सेस पॉइंट में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के कुछ बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले किसी न किसी ईयर में पूछा हुआ है। अगर इसका पार्ट 1 और बहुत सारा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो ज़रूर देखें। और देखिए, जो खास करके बिहार बोर्ड में इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इस क्वेश्चन को अवश्य रूप से देखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए कि उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। क्या उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और छोटा होता है। कैसा होता है? काल्पनिक और छोटा। काल्पनिक और छोटा। देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? काल्पनिक और छोटा। तो ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि इस निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त किया जाता है? तो किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम लोगों को अवतल दर्पण की जरूरत पड़ेगी। किसकी? अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो देखिए अवतल दर्पण में जो है वास्तविक, ये जो है अवतल दर्पण है और ये क्या है? देखिए वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो अवतल दर्पण में जो है वास्तविक और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण का उपयोग जो है रोगियों डॉक्टर द्वारा कान, नाक, गला को चेक करने के लिए इसी गुण के कारण किया जाता है, क्योंकि डॉक्टर को कान, नाक, गला जो है बड़ा बड़ा दिखाई देना चाहिए, तो इसीलिए वह अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है काल्पनिक। देखिए यह जो है समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। और समतल दर्पण द्वारा देखिए यह जो है इमेज बन रहा है, यहाँ पर वस्तु रखा गया है, यह जो है ऑब्जेक्ट है और यह क्या है? इमेज है। तो देखिए समतल दर्पण द्वारा वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? काल्पनिक प्रतिबिंब। कैसा? काल्पनिक। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक। अब देखिए अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित मतलब होता है बड़ा। आवर्धित मतलब बड़ा। तो किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो किस दर्पण से? अभी जस्ट पहले पढ़े हैं कि अवतल दर्पण से जो है किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसी को हम लोग आवर्धित कहते हैं। इसी को क्वेश्चन क्या कह देता है? आवर्तन। देखिए यह जो है अवतल दर्पण है। क्या? अवतल दर्पण। और यहाँ पर यह जो है छोटा सा, यह मेरा ऑब्जेक्ट है और इसका देखिए एक बड़ा सा प्रतिबिंब बन रहा है। तो किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब किस में बनता है? तो समतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में जो है, देखिए उत्तल दर्पण में जो है हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? छोटा प्रतिबिंब। कैसा? छोटा। इसी के कारण इसको साइड मिरर के रूप में प्रयोग करते हैं। और देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब मतलब कि हम कल्पना कर रहे हैं, और कल्पना कभी भी पॉजिटिव करना चाहिए, अर्थात सीधा करना चाहिए। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा। और पूछ देगा यहीं कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है उल्टा हो जाता है। उल्टा कौन सा प्रतिबिंब हो जाता है? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जो है कैसा होता है? उल्टा। जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा। अब देखिए किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो अभी तुरंत पता है कि छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का। और इसी छोटा प्रतिबिंब बनाने के गुण को लेकर साइड मिरर के रूप में हमेशा यह जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का, ताकि पीछे से आ रही ऑब्जेक्ट को देखने में आसानी हो। तो किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। यह क्वेश्चन बहुतों बार पूछा जा चुका है कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो देखिए
यह हमारा जो है चिन्ह परिपाटी है। यह जो है क्या है हमारा चिन्ह परिपाटी। तो सबसे पहले चिन्ह परिपाटी समझते हैं। यह मान के चले कि मेरा दर्पण हो गया, क्या दर्पण हो गया। तो अगर दर्पण के हम लोग इस पार रखेंगे कोई भी चीज़ तो हमारा धनात्मक होगा, जबकि लेफ्ट साइड अर्थात बाएं साइड रखेंगे तो ऋणात्मक होगा। हमेशा कोई भी दर्पण है उसके अगर दाएं तरफ रखेंगे तो धनात्मक और बाएं तरफ रखेंगे तो ऋणात्मक। तो देखिए किस दर्पण की फोकस दूरी, तो यह जो है मेरा अवतल दर्पण है। यह जो है मेरा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। यह जो है अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में देखिए जितना भी फोकस दूरी या फिर जितना भी रहेगा तो ये बाएं तरफ रहेगा, तो यह जो है ऋणात्मक हो जाएगा। जबकि यह देखिए यह मेरा उत्तल दर्पण है। यह कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण में देखिए यह जो भी रखाएगा यह दाएं तरफ रखाएगा। तो उत्तल दर्पण में दाएं तरफ जैसे ही रखेंगे तो फोकस दूरी भी और जो भी होगा वो सभी धनात्मक होगा। तो देखिए कह रहा है कि किसकी फोकस दूरी, तो देखिए उत्तल दर्पण में फोकस दूरी यहाँ पर है दाएं तरफ, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक हो जाएगी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। अब देखिए पहले चिन्ह परिपाटी समझ लीजिए कि मान के चलिए कि यह जो है मेन लाइन है, यह मेन लाइन है। तो अगर हम लोग अगर दाएं तरफ रखेंगे तो धनात्मक, जबकि बाएं तरफ रखेंगे तो ऋणात्मक। ऊपर रखेंगे तो धनात्मक और नीचे रखेंगे तो ऋणात्मक। अब देखिए 25 नंबर, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच को क्या कहते हैं। देखिए यह जो है गोलीय दर्पण के, यह जो है गोलीय दर्पण है और यह जो है इसका क्या है, ध्रुव है। यह इसका क्या है, ध्रुव है। और फोकस दूरी अर्थात एफ, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहें हम लोग, फोकस दूरी या फिर फोकसांतर। क्या कहेंगे, फोकस दूरी या फिर फोकसांतर। तो ध्रुव और फोकस दूरी के बीच को क्या कहेंगे, फोकस दूरी या फिर फोकसांतर। जबकि ध्रुव और वक्रता केंद्र पूछता तब क्या कहते हैं हम लोग कि वक्रता त्रिज्या। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ध्रुव और फोकस दूरी के बीच, तो क्या कहेंगे हम लोग, फोकसांतर। अब देखिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर का है कि वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में क्या संबंध है। तो f बराबर हम लोग एक सूत्र जानते हैं r/2, f बराबर r/2। और देखिए किस में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा f बराबर r/2। अब देखिए 27 नंबर, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात सेविंग वेविंग करने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है कौन, अवतल दर्पण का, किसका, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्योंकि अवतल दर्पण जो है इसी में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है आवर्तित बनता है, अर्थात बड़ा बनता है। तो हम लोग जब दाढ़ी बनाएंगे, हजामत करेंगे, तो हम लोगों को बड़ा प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो इसलिए हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। यहीं अगर उत्तल दर्पण का प्रयोग पूछ देता तो उत्तल दर्पण का प्रयोग क्या हो जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में, अर्थात पश्च से दृश्य को देखने में। आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पर जो है अवतल दर्पण द्वारा बड़ा प्रतिबिंब दिखाया गया है। अब देखिए 28 नंबर बहुत भी क्वेश्चन है। देखिए यह जो है 2018 में पूछ भी लिया गया है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। यहीं देखिए हमारा सोलर कुकर है, यहीं क्या है, सोलर कुकर है। तो सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यह जो दर्पण है यह कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। कौन दर्पण है, अवतल दर्पण। तो सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। किसका, अवतल दर्पण का। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। तो सर्च लाइट की जो परावर्तक सतह है वो भी अवतल दर्पण की बनी होती है। सर्च लाइट की परावर्तक सतह अवतल दर्पण की बनी होती है। तो पूछ देगा कि अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोगों को लिखें, तो लिखेंगे रोगियों के कान नाक गले के इलाज में हजामती दर्पण के रूप में, और स्ट्रीट लाइट या फिर सर्च लाइट के परावर्तक सतह के रूप में। क्या, सर्च लाइट के परावर्तक सतह के रूप में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, रोगियों के कान नाक गले को जांच करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। क्यों अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, आवर्धित होता है। जब हम मुख्य फोकस के अंदर किसी भी वस्तु को मुख्य फोकस के अंदर रखेंगे तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, बड़ा बनता है। और इसी कारण से डॉक्टर जो है रोगियों के कान नाक गले को चेक करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। अब देखिए पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा की में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी। क्या कर रहा है कि उत्तल लेंस में, जल में, क्या, जल में हवा की अपेक्षा। तो जैसे ही हम लोग हवा में रखेंगे तो उसका फोकस दूरी अधिक रहेगा, लेकिन जैसे ही उसको पानी में ले जाएंगे उसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जल के अंदर किसी लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए
उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस में देखिए बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। यह देखिए यह मेरा उत्तल लेंस है और इसमें जो बना प्रतिबिंब है वास्तविक और उल्टा है। क्या है? वास्तविक और उल्टा है। तो उत्तल लेंस और अवतल दर्पण, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण, इस दोनों द्वारा याद रख लीजिए बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। कौन कौन? उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। अब देखिए अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है जब प्रतिबिंब को, आखिर उत्तल लेंस में हम कहाँ पर प्रतिबिंब को रखेंगे कि काल्पनिक बनेगा? तो हमेशा मुख्य फोकस के अंदर। देखिए यहाँ पर जो है मुख्य फोकस है, यहाँ पर क्या है? मुख्य फोकस है। इसके अंदर यहाँ पर हम लोग किसी वस्तु को रखें तब जाके यहाँ पर क्या हो रहा है? काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। तो उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए हमेशा वस्तु को फोकसांतर से कम दूरी पर अर्थात मुख्य फोकस के अंदर रखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता होती है क्या? लेंस की क्षमता होती है। तो लेंस की क्षमता P बराबर सूत्र होता है 1/f, 1/f अर्थात f बढ़ेगा तो P क्या होगा? घटेगा। और जब एक बढ़ेगा एक घटेगा तो इस प्रकार के रिलेशन को क्या कहते हैं हम लोग? व्युत्क्रमानुपाती। क्या? व्युत्क्रमानुपाती। तो लेंस की क्षमता होती है क्या? फोकस दूरी के व्युत्क्रम, फोकस दूरी के व्युत्क्रम। ऑप्शन नंबर कितना? सी, ऑप्शन नंबर कितना? सी। तो लेंस की क्षमता, हाँ एक और देखिए लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक भी पूछ लेता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर अर्थात डी। अब देखिए अगला प्रश्न, उत्तल लेंस में जब किसी बिंब को f और 2f के बीच रखा जाता है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एक उत्तल लेंस में जब बिंब को f और 2f के बीच, देखिए यहाँ पर यह जो है f है, यह क्या है? 2f है, और हम यहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ रखें किसी वस्तु को? यहाँ पर f और 2f के बीच। तब प्रतिबिंब कैसा होगा? तब प्रतिबिंब जो है कैसा? वास्तविक और बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक और बड़ा बनेगा। ऑप्शन नंबर कितना? ए, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 36 नंबर, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे हुए माध्यम को, देखिए यह जो है दो वक्रीय पृष्ठों से घिरा हुआ है। यह जो है क्या हुआ है? दो वक्रीय पृष्ठों से घिरा हुआ है अर्थात एक ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे उत्तल लेंस। और अगर ऐसे दो वक्रीय से घिर जाएगा तब क्या बोलेंगे? अवतल लेंस। तो यह जो है उत्तल लेंस है, यह जो है अवतल लेंस है। तो दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे हुए ठोस माध्यम को गोलीय लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? गोलीय लेंस कहेंगे। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे हुए ठोस माध्यम को क्या कहेंगे? गोलीय लेंस कहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन का है 37 नंबर, कि किस लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है अर्थात दूर किया जाता है? तो देखिए दीर्घ दृष्टि दोष अर्थात क्या कहने का मतलब है कि दूर दृष्टि दोष। तो दूर जैसा ही कहेगा तो अवतल, क्या? दूर कहेगा तो उत्तल, दूर कहेगा तो क्या? उत्तल। और देखिए निकट यहीं पूछ देता है, क्या? निकट। रुक जाइए, देखिए दूर कहेगा तो उत्तल, जबकि निकट कहता है निकट कहता तो क्या हो जाता है? अवतल, अवतल। निकट कहता तो क्या हो जाता है? अवतल। तो देखिए इसका एक ट्रिक क्या होता है कि दूर रहेगा तो 3, 2 पर 3 और 3 रहेगा तो 4, 3 रहेगा तो 4 अर्थात 2 अक्षर के दूर तो 3 अक्षर का क्या होगा? उत्तल। अगर 3 अक्षर के निकट तो 4 अक्षर के अवतल। इसका ट्रिक है 2 पर 3, 3 पर 4 अर्थात 2 अक्षर का दू र, तो 3 अक्षर का होगा उ त ल, 2 पर 3 हो गया, और 3 अक्षर के नि क ट तो उसका होगा अ व त ल 4। तो यहाँ पर दीर्घ दृष्टि अर्थात दूर दृष्टि, तो 2 पर 3 क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। तो दीर्घ दृष्टि दोष अर्थात दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, जबकि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यह जो है बहुत बार पूछा जा चुका है। अब देखिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो दर्पण के सामने देखिए यह जो है यह मेरा दर्पण है, तो इसके सामने अर्थात किस किनार? बाएं किनार। तो बाएं किनार के रखी हुई वस्तु को क्या लेंगे हम लोग? ऋणात्मक। क्या लेंगे? ऋणात्मक। तो किसी भी दर्पण के सामने रखी हुई बिंब की दूरी क्या ली जाती है? ऋणात्मक। क्या? ऋणात्मक। अब देखिए अगला क्वेश्चन, प्रत्येक लेंस की दो वक्रता केंद्र होती है क्योंकि? प्रत्येक लेंस की दो वक्रता केंद्र होती है क्योंकि? तो क्योंकि यह जो है दो वक्र सतहों से मिलकर बना हुआ होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कितना? ए।
कि लेंस की दो वक्र सतह होती है। देखिए इसमें भी दो सतह, इसमें भी दो सतह, तो लेंस की कितनी वक्र सतह, दो सतह, इसीलिए लेंस की वक्रता केंद्र कितना होता है, 2 गो। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि लेंस के लिए फोकस दूरी एफ, वस्तु की दूरी यू और प्रतिबिंब दूरी भी में संबंध बताएं। अर्थात कहने का मतलब है कि लेंस के लिए पूछ रहा है तो हमको लेंस सूत्र बताना है। तो लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहीं अगर माइनस के जगह पर देखिए प्लस हो जाता है, यहीं अगर माइनस के जगह पर प्लस हो जाता है तब यह क्या हो जाता है, यह जो है दर्पण सूत्र हो जाता है। लेकिन यहाँ पर लेंस सूत्र पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो लेंस सूत्र क्या होगा, लेंस सूत्र जो है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब देखिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या, देखिए फोकस दूरी f बराबर कितना है, 10, तो वक्रता त्रिज्या, तो f बराबर हम लोग जानते हैं r/2, f बराबर r/2। तो देखिए ध्यान से क्या होगा, f बराबर कितना, r/2। तो देखिए f का मान कितना दिया हुआ है, 10, अब बराबर r का मान नहीं पता है और 2 नीचे में हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, नीचे में। तो अब देखिए ध्यान से, अब क्या होगा, तो जब 2 होगा तो अब क्या हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर 10 गुणे कितना, 2 बराबर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, कितना, 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। तो थैंक्स दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो आगे भेजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।